नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम विषय हिंदी में व्याकरण का अध्ययन करेंगे। छात्रों, मैंने आपको संज्ञा भाग 1 में व्याकरण के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। इस तरह मैंने भाग 1 में आपको समझाया था। तो बच्चों, मैंने भाग 1 में आपको संज्ञा की परिभाषा भी दी थी। मैंने आपको समझाया था कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा को मैंने आपको कुछ उदाहरण देकर भी समझा दिया था। तो आज हम संज्ञा के प्रकार सीखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, संज्ञा के प्रकार पर आने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूँगी कि संज्ञा के मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु हिंदी में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और स्वीकार कर लिए गए हैं। वो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो बच्चों, संज्ञा के 5 प्रकार हुए: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, चलो अब हम जातिवाचक संज्ञा पर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: जिस संज्ञा के उसके पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हैं, जैसे नदी, किताब, पर्वत, अस्पताल। पहचान रहे हैं ना आप चित्रों को? चलो अब चित्र के अनुरूप हम पहले वाक्य पर चलते हैं। नदी का पानी साफ है। यहाँ पर मैंने आपको नदी शब्द दिया, किसी विशेष नदी का नाम नहीं दिया, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, यमुना। यहाँ पर मैंने किसी भी विशेष नदी का नाम नहीं दिया है। नदी कहा तो कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी नदी का पानी साफ हो सकता है। तो इस तरह हमको विशेष नाम सूचित नहीं हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह हमारा दूसरा चित्र, मेज पर पुस्तक रख दो। मैंने कहा मेज पर पुस्तक रख दो। अब कौन सी पुस्तक है? हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उपन्यास है, ये कुछ भी हमें यहाँ पर विशेष सूचना नहीं मिल रही है। केवल हमसे कहा गया कि मेज पर पुस्तक रख दो। उसी तरह पर्वत, पर्वत बहुत ऊंचा है। अब कौन सा पर्वत है? हिमालय है, सह्याद्री है, नहीं मालूम। यानी हमें यहाँ पर भी विशेष सूचना नहीं मिल रही है। उसी तरह अस्पताल में हड़ताल है, तो यहाँ पर भी हमको अस्पताल की विशेष नाम का परिचय नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रकार पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हैं। पहला चित्र देखो विराट कोहली का, दूसरा इंडिया गेट, तीसरा हिमालय और अंतिम भगत सिंह का। जैसे कि मैंने जो चित्र आपको दिए हैं उसी का अब हम वाक्यों में भी देखते हैं ज़रा। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। यानी मैंने यहाँ पर विशेष नाम क्या दिया? विराट कोहली का नाम दिया। और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली। तो विशेष नाम
विराट कोहली। उसी तरह मैंने दूसरा चित्र आपको दिया इंडिया गेट। इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। कौन सा चित्र है? इंडिया गेट, यानी स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इंडिया गेट है। उसी तरह तीसरा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, यानी भारत के उत्तर में एक ही पर्वत है, वो क्या है? हिमालय। यानी भारत के उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय के अलावा मैं वहाँ किसी दूसरे नाम का उपयोग नहीं कर सकती। तो हिमालय क्या है? एक विशेष नाम है, तो वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह चौथा, भगत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। बच्चों, हमने इतिहास में बहुत से क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ भगत सिंह के बारे में बात कर रही हूँ, यानी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। तो भगत सिंह यह एक विशेष नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों, चलो अब हम अपने तीसरे प्रकार पर चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हैं, जैसे मित्रता, क्रोध, बचपन, बुढ़ापा, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, भाव यानी हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू भी नहीं सकते, वह है हमारी भावना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम आगे देखते हैं। वाक्यों में पहला वाक्य, राम और श्याम में गहरी मित्रता है। मित्रता, जिसे हम छू सकते हैं क्या? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। महसूस कर सकते हैं कि उनके बीच दोस्ती है। उसी तरह दूसरा वाक्य, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध यानी गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह क्रोध भी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, बचपन बड़ा ही प्यारा होता है। बचपन, तो बचपन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। कम कर सकते हैं? नहीं। बढ़ा सकते हैं? नहीं। यानी हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह मैंने आपको चौथा दिया, बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है। तो बुढ़ापा हम कम कर सकते हैं, बांट सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको छू सकते हैं? नहीं। उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह के नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, कभी कभी भाववाचक संज्ञा बनाते समय हमें कुछ थोड़ी सी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। जब हम कोई शब्द, जैसे क्रिया हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, तो इनको जब हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं, तो उस समय हमें थोड़ी थोड़ी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है। वो कुछ इस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, हट, वट, ई आदि शब्दांश आते हैं। जैसे मित्रता, सुंदरता, एकता, कठोरता, सरलता, स्वच्छता आदि, अपनापन, कालापन आदि। तो इस तरह कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पहचानने में हमें आसानी हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। उसी तरह मुस्कुराहट, घबराहट आदि। आगे लिखावट, थकावट, गिरावट, सजावट आदि। पिटाई, पढ़ाई, धुलाई, लिखाई, लंबाई, चिकनाई, हरियाली आदि। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा को हम पहचान सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। अब हम अपने चौथे प्रकार पर चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला चित्र, गड्डी, नोटों की गड्डी, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। तीसरा चित्र, भीड़ यानी लोगों की भीड़। और चौथा चित्र, टुकड़ी यानी फौज की टुकड़ी। तो अब हम
इन्हीं चित्रों का वाक्यों में भी देखते हैं। पहला वाक्य क्या है? सुरेश बैंक से नोट की गड्डी लाया। एक नोट नहीं है, कई नोटों को मिलाकर एक बंडल बनाया गया, तो उसे क्या कहा गया? नोटों की गड्डी। उसी तरह यह क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है। एक लकड़ी नहीं है, कई लकड़ियों को मिलाकर एक गट्ठर बनाया गया, तो वो हुआ लकड़ियों का गट्ठर। उसी तरह शहर में बहुत भीड़ है। भीड़ यानी एक व्यक्ति नहीं है, कई लोग वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए शहर में बहुत भीड़ है। हमने किन शब्दों का प्रयोग किया? भीड़ शब्द का। उसी तरह फौज की टुकड़ी जा रही है। किसकी टुकड़ी है? फौज की टुकड़ी। तो इस तरह के समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम अपने 5वें प्रकार पर चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने आपको कुछ चित्र दिया है, जैसे सोना, अनाज, दूध, मिट्टी। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम इन्हीं चित्रों का वाक्यों में भी जरा प्रयोग देखते हैं। जैसे मेरी अंगूठी सोने की है। किसकी है? सोने की है, जो क्या है? एक वस्तु है। उसी तरह दूसरा, गेहूं सबसे उत्तम अनाज है। गेहूं क्या है? अनाज है, वस्तु है। उसी तरह तीसरा, दूध सफ़ेद रंग का होता है। दूध यानी लिक्विड है, वो तरल पदार्थ है, तो क्या हुआ? दूध एक वस्तु है, तो वो क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी तरह चौथा, मिट्टी के खिलौने बहुत सुंदर होते हैं। मिट्टी क्या है? वस्तु है, तो ये क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमने संज्ञा के 5 प्रकार देख लिए, अर्थात संज्ञा के 5 भेद। और अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। तो चलो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर उनके भेद लिखिए। यानी आपको क्या करना है? संज्ञा शब्दों को पहचानना है, फिर उनके भेदों को लिखना, यानी उनके प्रकार आपको लिखना है। पहला प्रश्न, नीरज डॉक्टर बन गया। इसमें नीरज क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष नाम है। मैंने किसके बारे में कहा? नीरज के बारे में ही कहा, तो यह एक विशेष नाम हुआ, इसलिए यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, बिल्ली ने रास्ता काटा। बिल्ली क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा, यानी बिल्ली है वो, तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भारत महान देश है। भारत, मैं किस देश के बारे में बात कर रही हूँ? भारत के बारे में, और किसी देश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो यह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, नेहा पाठशाला गई थी। नेहा क्या है? एक विशेष लड़की का नाम है, इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गाय पालतू जानवर है। गाय और जानवर दोनों क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि किसी विशेष गाय का नाम यहाँ पर नहीं दिया है। बाग में मोर नाच रहा है। बाग में मोर नाच रहा है, किसी विशेष बाग का नाम दिया है क्या? नहीं, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखिए। यहाँ पर क्या करना है बच्चों? आपको शब्दों को पहचानना है और पहचान कर उसको वर्गीकरण करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? पर्दा, शालू, सेना, अंग्रेजी, पशुता, कक्षा, मिट्टी, लेखक, खुशी, चांदी, रेत, सिंहल, टोली, प्यार, कवि, सुजाता, सान, लोहा, पेड़, भीड़। तो इन शब्दों को आपको क्या करना है? पहचानना है। पहचानने के बाद ये संज्ञा के किस प्रकार में जाएंगे उसको आपको लिखना है। जैसे मैंने आपको 5 प्रकार बताए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन संज्ञा शब्दों को पहचान कर आपको अलग अलग सूची तैयार करनी है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। क्या करना है बच्चों? आपको अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर वहाँ पर पहचानना है कि कौन कौन से संज्ञा शब्द है। पहचानने के बाद क्या करना है? उसको गोल करना है। जैसे हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं।
जो हमारे जीवन में उल्लास और चेतना का संचार करते हैं। दशहरा उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्व है। उसी दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, संज्ञा शब्दों को पहचानना है और उसको गोल करना है। जैसे देश हुआ, त्योहार, जीवन, उल्लास, चेतना, दशहरा, भारत, श्री राम, लंका, राजा रावण, विजय, विजयादशमी। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इनके भेद आप पहचानिए और आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह मैंने आपको संज्ञा के बारे में और संज्ञा के प्रकार को अच्छी तरह समझा दिया है और शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। तो अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।